हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएंगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 90 तथा तीसरी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की है, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होने वाली है। शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों का निरंतर 18 दिनों से बढ़ते जाना जितना ध्यान खींच रहा था, उससे कहीं ज़्यादा डीजल की कीमत ने चौंका दिया। दिल्ली क्षेत्र में डीजल अब पेट्रोल से लगभग 12 पैसे महंगा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स का असमान होना है। देश में आमतौर पर पेट्रोल अभी भी डीजल से महंगा है, लेकिन दिल्ली में डीजल पर अधिक टैक्स होने के कारण उसकी कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई है। तत्काल पहल करनी चाहिए ताकि डीजल और पेट्रोल के बीच अंतर बना रहे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी समय डीजल और पेट्रोल के बीच 20 से 30 रुपए का भी अंतर हुआ करता था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि डीजल का उपयोग आमतौर पर सिंचाई, सवारी या माल ढोने वाले भारी वाहनों में होता है। डीजल की कीमतों को सरकारें संभालती थी क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर किसानों व महंगाई पर पड़ता था। इन दो ईंधनों के बीच अंतर बने रहने में ही अर्थव्यवस्था की भलाई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो निजी यात्री वाहन डीजल से चलते हैं, उनकी कीमत भी पेट्रोल वाले वाहनों से कहीं अधिक होती है। इसलिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का समान हो जाना अपनी ही परिवहन या वाहन नीति के विरुद्ध है। यह भी सोच लेना चाहिए कि दिल्ली में ज़्यादा कीमत रखने से ग्राहक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे दिल्ली को ही राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बीच 8 रुपये का अंतर है। अतः जहां यह प्रयास करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच तार्किक अंतर रहे, वहीं यह भी देखना होगा कि राज्यवार कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं हो। भारत को पूरी एक आर्थिक इकाई के रूप में ही देखते हुए चलना चाहिए। उद्योग जगत में 10 और 20 पैसे का भी बड़ा महत्व होता है। अतः राज्यवार कीमतों में अंतर 50 पैसे या 1 रुपये से ज़्यादा रखना ठीक नहीं है। लोगों को सरकारों का कर नियोजन समझ में नहीं आता, लेकिन
वह यह देखकर परेशान जरूर होते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल 89.76 रुपये तो मुंबई में 86.54 रुपये प्रति लीटर कैसे है। तेल कंपनियों की और भी सरकार की निगाह जानी चाहिए। 82 दिनों तक कीमतों को स्थिर रखने के बाद ये कंपनियां 7 जून से लगातार कीमतों को बढ़ाती चली जा रही है और अभी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में उछाल शुरू हो चुका है। सोचना होगा मात्र 18 दिन में ईंधन की कीमतों में करीब 10 रुपये की बढ़त सुधार की बाट जोहती अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जो सब्सिडी उद्योग जगत को कोरोना काल में दी जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि पेट्रोल और डीजल के जरिए आर्थिक मदद का एक बड़ा हिस्सा लोगों से छिन जाए। कोरोना के समय में सरकार के लिए राजस्व जरूरी है, लेकिन वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। तेल कंपनियों को लागत के हिसाब से कीमत तय करने की ताकत दी गई है, लेकिन कीमतें यूं लगातार भी न बढ़ें कि रोज़मर्रा का बजट ही बिगड़ने लगे। तेल कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि मुनाफे में तेल बेचना ही उनका काम नहीं है। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता व मजबूती के बारे में भी सोचना होगा। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत ही नहीं, अनेक देशों में इन दिनों चीन विरोधी माहौल है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि इस मांग की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI सहित कई खेल संगठन मुश्किल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रायोजकों में चीनी कंपनियां शामिल हैं। इसकी पहली शिकायत तो शायद इस साल आयोजन के लिए जूझ रही IPL होने वाली है। IPL की टाइटल प्रायोजक चीनी स्मार्टफोन कंपनी है और मौजूदा माहौल में उसके साथ जुड़े रहना मुश्किल लगता है। चीनी सामान का यदि बहिष्कार होता है तो सिर्फ IPL नहीं, भारत का पूरा खेल जगत प्रभावित हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों के काम आने वाले आधे से ज़्यादा उपकरणों का अभी चीन से आयात किया जाता है। कुछ साल पूर्व तक अमेरिका, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देश खेल सामानों के निर्यात में अग्रणी हुआ करते थे, पर पिछले कुछ वर्षों में चीन इस मामले में शहंशाह बन गया है। अब तो अमेरिका भी खेल के कई साजो सामान के लिए
चीन पर निर्भर है। दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियां अपना काफ़ी सामान चीन में बनाने लगी हैं। चीन ने खेल सामान के निर्माण में बेहतर तकनीक के साथ कीमतों को कम रखकर बाजी मारी है। नतीजन विभिन्न देशों की खेल सामान निर्याता कंपनियां कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर होती जा रही हैं। भारत की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। यह सही है कि भारत ने खेल सामान के निर्यात में प्रगति की है। इसने 2017-18 के 23.28 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2018-19 में 31.34 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, लेकिन इसी अवधि में आयात बढ़कर 33.26 करोड़ डॉलर हो गया। बीसीसीआई ने आईपीएल के चीनी प्रायोजकों के बारे में विचार करने के लिए इस हफ्ते बैठक बुलाने की बात कही है। हालांकि वह देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। सरकार ने लोकल के लिए वोकल का नारा जरूर दिया है, पर देश में खेल सामान बनाने वाली कंपनियों को लगता है कि इस नारे को साकार करने के लिए नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। मौजूदा नीतियों का ही परिणाम है कि चीनी कंपनियों ने खेल उपकरणों के मामले में भारतीय बाजार पर कब्जा जमा लिया है। आजकल हमारा देश चीन से शटलकॉक, टेबल टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, कुश्ती के मैट्स, बॉक्सिंग होम गार्ड और जिम में काम आने वाले उपकरणों सहित तमाम खेल उत्पादों का आयात कर रहा है। इसके अलावा भारत में बनने वाले तमाम खेल उपकरणों का कच्चा माल भी चीन से मंगवाया जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का निर्यात करने वाली जालंधर की एक कंपनी का कहना है कि देश में कच्चा माल उच्च स्तरीय होने की वजह से हमें चीन से कच्चा माल मंगाना पड़ता है। चीन की शंघाई हैप्पीनेस कंपनी का टेबल टेनिस गेंदों पर एकाधिकार है। भारत में जो कंपनी है वह भी चीन से आयात करके यहाँ केवल उसे बेचने का काम करती है। भारत में खेल का सामान बनने की जहाँ तक बात है तो हम क्रिकेट के बल्ले और गेंद, हॉकी स्टिक और उसकी गेंद, बॉक्सिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान बड़े पैमाने पर बनाते हैं। बॉक्सिंग सामान जितना हम जानते हैं उतने की खपत देश में ही हो जाती है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। भारत ही नहीं, अनेक देशों में इन दिनों चीन विरोधी माहौल है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि इस मांग की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सहित कई खेल संगठन मुश्किल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रायोजकों में चीनी कंपनियां शामिल हैं। इसकी
पहली शिकार तो शायद इस साल आयोजक के लिए जूझ रही आईपीएल होने वाली है। आईपीएल की टाइटल प्रायोजक चीनी स्मार्टफोन कंपनी है और मौजूदा माहौल में उसके साथ जुड़े रहना मुश्किल लगता है। चीनी सामान का यदि बहिष्कार होता है तो सिर्फ आईपीएल नहीं, भारत का पूरा खेल जगत प्रभावित हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों के काम आने वाले आधे से ज़्यादा उपकरणों का अभी चीन से आयात किया जाता है। कुछ साल पूर्व तक अमेरिका, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देश खेल सामानों के निर्यात में अग्रणी हुआ करते थे, पर पिछले कुछ वर्षों में चीन इस मामले में शहंशाह बन गया है। अब तो अमेरिका भी खेल के लिए साजो सामान चीन पर निर्भर है। दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियां अपना काफ़ी सामान चीन में बनाने लगी हैं। चीन ने खेल सामान के निर्माण में बेहतर तकनीक के साथ कीमतों को कम रखकर बाजी मारी है। नतीजतन विभिन्न देशों की खेल सामान निर्यात कंपनियां कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर होती जा रही हैं। भारत की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। यह सही है कि भारत ने खेल सामान के निर्यात में प्रगति की है। इसने 2017-18 के 23.28 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2018-19 में 31.34 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, लेकिन इसी अवधि में आयात बढ़कर 33.26 करोड़ डॉलर हो गया। बीसीसीआई ने आईपीएल के चीनी प्रायोजकों के बारे में विचार करने के लिए इस हफ्ते बैठक बुलाने की बात कही है। हालांकि वह देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। सरकार ने लोकल के लिए वोकल का नारा जरूर दिया है, पर देश में खेल सामान बनाने वाली कंपनियों को लगता है कि इस नारे को साकार करने के लिए नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। मौजूदा नीतियों का ही परिणाम है कि चीनी कंपनियों ने खेल उपकरणों के मामले में भारतीय बाजार पर कब्जा जमा लिया है। आजकल हमारा देश चीन से शटलकॉक, टेबल टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, कुश्ती के मैट्स, बॉक्सिंग होम गार्ड और जिम में काम आने वाले उपकरणों सहित तमाम खेल उत्पादों का आयात कर रहा है। इसके अलावा भारत में बनने वाले तमाम खेल उपकरणों का कच्चा माल भी चीन से मंगाया जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का निर्यात करने वाली जालंधर की एक कंपनी का कहना है कि देश में कच्चा माल उच्च स्तरीय होने की वजह से हमें चीन से कच्चा माल मंगाना पड़ता है। चीन की शंघाई हैप्पीनेस कंपनी का टेबल टेनिस गेंदों पर एकाधिकार है। भारत में जो कंपनी है वह भी चीन से आयात करके यहाँ केवल उसे बेचने का काम करती है। भारत में खेल का सामान बनने की जहाँ तक बात है तो हम क्रिकेट के बल्ले और गेंद, हॉकी स्टिक और उसकी गेंद, बॉक्सिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान बड़े पैमाने पर बनाते हैं। बॉक्सिंग सामान जितना हम जानते हैं उतने की खपत देश में ही हो जाती है। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। धन्यवाद।